चलिए, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ज्योमेट्री। ये एडवांस मैथमेटिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक। आज जिस समय रिसेंट ईयर से एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें ज्योमेट्री का पार्ट बहुत हल्का पूछा जा रहा है। ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री चाहे जितना इजी क्वेश्चन हो, आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपकी उसमें पकड़ हो। एक छोटे से छोटा क्वेश्चन हो सकता है ना बना पाए आप, और बड़े से बड़ा प्रश्न भी अब बना लें अगर आपने उसको पकड़ा है तो। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने पूरे टॉपिक को कैप्चर कर रखा है, पकड़ रखा है, कि चीज़ संभाल रखी, तो उस केस में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक। बहुत ज़्यादा ना समय लेते हो, बस इतनी बात समझ लीजिए कि ज्योमेट्री कंप्लीट थ्योरम्स से बन के एक क्वेश्चंस बनाती है। जब कोई क्वेश्चन किसी रूल पर डिपेंड है और आपको उस नियम के बारे में आता है तो क्वेश्चन वो आपका बन जाएगा। लेकिन जब कोई क्वेश्चन ईजी तो है बट उसमें कई सारे रूल्स को लिंक किया गया है, तो उस केस में जब आपको कंप्लीट थ्योरम्स, कंप्लीट लॉजिक्स क्लियर होंगे तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। और अगर आप बना रहे होंगे और आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो रही होगी, तब वो आपके लिए कतई टफ नहीं होगा। ठीक। नहीं तो वो बहुत टफ हो लगेगा और आप ऐसा लगेगा कि ये अच्छा ये लग गया, तो एक संभालोगे तब तक दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरा भी संभालोगे तब तक तीसरा बिगड़ जाएगा। ये उन लोगों के लिए सलाह है जो लोग सिर्फ क्वेश्चंस पकड़ते हैं। ज्योमेट्री में क्वेश्चंस पकड़ के तैयार नहीं किया जा सकता। ज्योमेट्री में थ्योरम्स पकड़ के फिर प्रश्न तैयार किए जाते हैं। ये प्रॉफिट लॉस से हम क्वेश्चन पकड़ ले कि हमको ये पर्टिकुलर टाइप आता है, तो फिर वो टाइप वैसे ही आएगा जब तक आ रहा है। मान लो चेंज होगा तो अलग चेंज होगा, मान लो कुछ नया चेंज हो गया। ठीक है। लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स में खासकर ज्योमेट्री में टाइप नहीं चलता। यहाँ पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें आती हैं और क्वेश्चन के लिए पीछे पूरी एक थ्योरम का जो रूप है, पूरा जो रूल्स हैं वो खड़े होते हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे थ्योरम्स के पूरे सिस्टम को एक पूरे सर्कल में रख लिया जाए, एक पूरा गोला बना लिया जाए, और जब कोई क्वेश्चन आए तो पूरे नॉलेज को उससे उड़ेल दिया जाए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि वो उन्हीं में से किसी न किसी थ्योरम से उठाकर लिंक कर रहा होगा। हो सकता है कि कई लेयर का क्वेश्चन हो, कि पहले उसने ट्राइंगल के रूल को यूज किया, फिर उसने सिमिलरिटी लगाई उसी में, फिर उसने क्वाड्रेटिक के कुछ बेसिक रूल्स को यूज किया, और ऐसे करते करते क्वेश्चन हम बना पाए। ठीक। इसलिए सर्कल पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या सबसे ज्यादा रही है, और उसका कोई और रीजन नहीं। सर्कल एक ऐसी स्थिति बनाता है जिसमें आप ट्रायंगल भी बना लो तो सर्कल के अंदर, उसी के अंदर क्वाड्रिल भी ले आओ, टेंजेंट भी हो जाएंगी, तो सर्कल पे प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और उसका सिर्फ यही रीजन है कि सर्कल जो है वो सारे थ्योरम्स को पूछ सकता है एक ही प्रश्न में। क्योंकि पेपर में अगर 25 क्वेश्चन पूछे हैं तो दो से ज्यादा क्वेश्चन ज्योमेट्री बन ही नहीं सकते। मैक्सिमम 3, अगर बिल्कुल बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल हावी हो जाए कि नहीं ज्योमेट्री पे ज्यादा क्वेश्चन बोले तो 3, 3 से ज्यादा कोई उसकी वेटेज बन ही नहीं सकता। अब 2 या 3 क्वेश्चन आने तो उसे तो पूरा नॉलेज चेक करना है एग्जामिनर को। ठीक। इस साल के जो पेपर हो रहे हैं उनको आधार मत मानिएगा। ठीक। क्योंकि अगर इनको आधार मानेंगे तो फिर बस यही जब तक आएगा तब तक आप कर पाएंगे। क्योंकि इससे ठीक पहले बस पिछले साल में ही देख लीजिए सारे पेपर्स, और जो भी मेंस के पेपर हुए, तो आपको दिखेगा कि ज्योमेट्री का अपना एक अलग वेटेज है। जो क्वेश्चन आता है ना, तो आप वही लोग कर पाते हैं जो ज्योमेट्री को वैसे देखते हैं जैसे वो ग्रामर के रूल्स को देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एरर जैसे आप सॉल्व करते हैं ना, कि अगर पूरे नाउन प्रोनाउन पार्टिसिपल सब्जेक्ट प्रेडिकेट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना भी नॉलेज है वो जब पूरा एकदम क्लियर है हमें, तब हम एरर सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट नहीं थे। नहीं तो आदमी सिलेक्शन ले लेता और मारता सिर्फ तुक्केबाजी करता रहता है, तो सिलेक्शन भी हो जाता है फिर भी वो एरर को प्रॉपर एक्सप्लेन कर नहीं पाता है। सिर्फ वो इसलिए क्योंकि वो बचने का ट्राई करता है कि एरर्स आने लगे। एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा रहता है कि कई बार सेम रूल्स पे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, उसी में से कुछ आ गए और आप कर लेते हैं। बट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके एक ही चीज करके स्टार्ट करेंगे। आपका नियम सिर्फ इतना है, जो पढ़ाया जाए वो रिवाइज करना, आगे बढ़ते बढ़ते पीछे का रिवीजन बनाना। अभी पहली क्लास होगी, कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी होंगी, वो बहुत सरल भी लगेंगे आपको, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या में बड़ी होती चली जाएंगी। आपका नियम है कि जब तक थ्योरम्स वाले रूल्स में हम चल रहे हैं, ज्योमेट्री को अगर आपने बुकलेट ले ली होगी तो आपको दिख रहा होगा कि पहले उनको टॉपिक वाइज बांटा गया है, कि ये आपका लाइन एंड एंगल्स है, फिर ट्राइंगल्स है, फिर इक्वाड्रिल्स है, फिर सर्कल्स है, फिर टेंजेंट्स है। ये जब तक हम यहाँ तक पहुंचे तब तक आपका नियम है कि आप रूल्स जो आप कॉपी में बना रहे होंगे रोज आज के नियम रिवाइज करने से पहले पीछे के देख लें। ठीक। और कुछ की पॉइंट साथ साथ बन जाएंगे कि हम इन तरह के प्रश्नों को इस तरह करेंगे, वो भी साथ साथ रिवाइज होते जाएंगे। ठीक। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि ये आप बार बार आ रहे हैं तो ये वैसे होते जाएंगे। जब आप रिवाइज करेंगे तो उन्हीं प्रश्नों में आप दोबारा फंसेंगे जिन प्रश्नों में आप पहली बार फंसे थे। जो आपके पहली बार रूल जानने के बाद फंस क्लियर हो गए थे, वो दोबारा में भी नहीं फंसेंगे। ठीक। जब तक आपके नियम दिमाग में रहेंगे, तो नियम रिवाइज होने चाहिए और उन प्रश्नों पे ज्यादा नजर होनी चाहिए जो आपके डाउट्स बनते थे। ठीक। ऐसा आप करते रहे, फिर जब आप कंप्लीट करेंगे पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। हेडिंग डाली लाइन एंड एंगल्स।
लाइन एंड एंगल्स। ये टॉपिक का नाम है, पहले टॉपिक ज्योमेट्री में। सबसे पहले ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशंस, पॉइंट, उसके बाद लाइन, बिंदु, रेखा, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, समतल या प्लेन, फिर उसके बाद एंगल्स वगैरह बात करेंगे। सबसे पहले जब कोई ऐसी फिगर की बात की जाए जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ नहीं, सिर्फ नोटेशन है, किसी ज्योमेट्रिकल आकृति की स्टार्टिंग और एंडिंग अगर शुरू होता है तो सबसे पहले बिंदुओं का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे समझ लीजिए कि कोई भी कुछ चीज कुछ नहीं, सिर्फ अणु है, ठीक है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलकर फिर वो जो बहुत सारे मिल गए तो एक वस्तु बन के तैयार हुई, एक आर्टिकल बन के तैयार हुआ, एक बिंब बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने पढ़ा केमिस्ट्री में। उसी तरह बिंदु कुछ नहीं, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई है। लेकिन अगर अगर मिलाना स्टार्ट किया जाता है तब लाइन, रेखा समीकरण, रेखा और लाइन सेगमेंट बनते हैं। तो बिंदु कुछ नहीं, ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना गहराई, ना ऊंचाई, ठीक, सिर्फ एक इनिशिएशन है, शुरुआत है, प्रारंभ है, ठीक। जैसे प्रारंभिक समय को शून्य कहा जाता है, उसी तरह से बिंदु शून्य के बराबर है। नंबर्स में अगर उसको एक्सप्लेनेशन किया जाए कि नंबर 1 2 3 फिर इनफाइनाइट है, तो नंबर्स में जो सबसे छोटा है वो 0 है, कुछ नहीं है लेकिन 0 तो है ना। तो उसी तरह बिंदु एग्जैक्टली अपने आप में कुछ नहीं, बट इनिशिएशन ऑफ ज्योमेट्री है। किसी भी फिगर की शुरुआत बिंदु से होती है, बिंदुओं का मिलना ही जरूरी है, उसी के बाद आकृति का निर्माण होने वाला है, ठीक है। उसी तरह रेखा या लाइन, जब अनंत बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए, कुछ ऐसे सोचिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि केमिस्ट्री में सबसे छोटे बिंदु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसे कहा गया, बट उनमें से जब उनको मिलाया जाता है तो उसी से कुछ भी बनता है। तो एक बिंदु की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वो इनफाइनाइट संख्या में मिलने लगते हैं, जब वो बहुत ज्यादा संख्या में मिलने लगते हैं, तो आकृतियों का निर्माण कर लेते हैं। तो उससे भी आपके सामने जब अनंत बिंदुओं को मिलाया गया तो उस स्थिति में जो आकृति बनी, अगर हॉरिजेंटली मिला दिया जाए, ऐसे एक लाइन में मिला दिया जाए बिंदुओं को, तो एक जो आकृति बनती है, जो फिगर आपके सामने आता है, वो है लाइन, रेखा। रेखा के दोनों तरफ एरो इस बात को प्रदर्शित करते हैं, इस बात को डिनोट करते हैं कि ये लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ कितनी भी लंबाई तक बढ़ सकती है, इसकी कोई भी सीमित लंबाई नहीं है। अगर इसकी लंबाई को सीमित किया जाए और आपसे कहा जाए कि एक 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कोई भी रेखा लंबी खींची गई, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा, जिसका प्रारंभ और अंत निश्चित होगा। लाइन का कोई प्रारंभ और अंत निश्चित नहीं होता, वो इनफाइनाइट तक चली जाती है, इधर उधर कहीं पर भी जहां उसको जाना होगा। जबकि लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट मान सकते हैं कि लाइन अगर बनाना आपने सीखा तो लाइन के एक हिस्से को, जिसकी एक डिफाइंड लेंथ है, जिसकी एक निश्चित लंबाई है, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे या किरण, जब आप दोनों तरफ बढ़ाते थे तब लाइन बनती थी। अगर आप सिर्फ एक तरफ बढ़ाएं, सिर्फ एक तरफ, एक डायरेक्शन में बिंदुओं को जोड़ते चले जाएं, तो किरण बनती है। क्योंकि किरण कहते हैं जो सूर्य की किरण है, तो उसका ऑरिजिन जो है वो सूर्य है, फिर वहीं से निकलेंगे, रिवर्स नहीं दिखाई देंगी, हर किरण वहीं से निकलेगी। तो ऑरिजिन, एक बिंदु को मान लिया जाए कि दिस इज द इनिशिएशन, ये प्रारंभ है, और यहां से आप जा रहे हैं, तो ये आपकी जो रेखाएं, जो स्थिति बनती है, वो आपकी क्या है, किरण है, रे कहलाती है। समतल, जब बिंदुओं को किसी डायरेक्शन में फिक्स ना करते हुए किसी कैसे भी बना दिया जाए, तो इस तरह जो जगह आपको नजर आती है, मतलब इसकी कोई वो नहीं है कि मतलब कोई लेंथ ब्रेथ ऐसा कुछ नहीं, वैसे बना दिया। जब बिंदुओं को ऐसे बिखेर दिया जाए, जब एक डायरेक्शन,
दोनों डायरेक्शन में सिर्फ ऐसे ऑरिजेंटली, तो विद तो जीरो लेकिन लेंथ इनफाइनाइट, तो लाइन बनी। ऑरिजिन फिक्स कर दिया गया, एक डायरेक्शन में बढ़ाते चले गए, रे बनी। ठीक, लेकिन अगर लेंथ लंबाई चौड़ा मतलब अगर उसको कोई डिफाइन ना किया जाए कि इधर जोड़ना इधर जोड़ना, ऐसे बिखेर दिया जाए, तो ये जो बिंदु है वही समतल है। समझ में आया मेरी बात? तो इसलिए समतल में बिंदुओं की संख्या भी अनंत होती है और लाइन में बिंदुओं की संख्या भी अनंत होती है। समतल मतलब प्लेन, ऐसे कोई लाइन बना दी तो आप पूरे जगह में लाइन को पकड़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे देख लिया जाए तो वो समतल में कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। प्लेन में भी बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। ये ज्योमेट्री के कोई बेसिक पॉइंट्स हो गए। ठीक, मैं 1 मिनट दिमाग में रिव्यू कर लीजिए, कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो सिर्फ वो मगिंग अप हो जाएगा, कोई सेंस नहीं उस बात का। ठीक, पॉइंट कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई कुछ नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री के नोटेशन डिनोटेशन फ्रॉम द इनिशिएशन, प्रारंभ को शो करता है कि जैसे नंबर्स की प्रारंभ को शून्य माना जाए वैसे ही बिंदु ज्योमेट्री की शुरुआत है। क्लियर? जब इनको हम एक लाइन लेंथ एक हॉरिजेंटली इस तरह से करते हुए ऐसे मिलाना स्टार्ट कर दें, अनंत को इधर उधर ना बढ़ने दें, तो चौड़ाई तो शून्य लेकिन लंबाई अनंत हो जाती है, ये बनती है लाइन। ब्रेथ इज शून्य, लेंथ इज इनफाइनाइट। इसी के छोटे हिस्से को तो स्मॉलेस्ट द स्मॉल पार्ट दैट हैज अ डिफाइंड लेंथ, ऐसी लंबाई ऐसे पार्ट जिसकी अपनी एक डिफाइंड लेंथ हो, एक निश्चित लंबाई हो, उसको क्या कहा जाएगा? लाइन, सेगमेंट, रेखा खंड। ठीक, इसी तरह आगे किरण, जब हम दोनों तरफ ना बढ़ के ऑरिजिन फिक्स कर दें कि इधर ही जाना है, तो ये ऑरिजिन या ऑरिजिन कहलाता है और ये उसकी डायरेक्शन कहलाती। ठीक, तो ये आपका मूल बिंदु हो गया, ऑरिजिन हो गया। ठीक, प्रारंभ। समतल, जब बिंदुओं को हमने ऐसे बिखेर दिया हो जिसमें कोई फिक्स डायरेक्शन एरिया ना दिया हो, तो ऐसी स्थिति को हम समतल या प्लेन कहते हैं। ठीक, आप अपने दिमाग में पॉइंट मानते हो, बस ऐसे लिख लीजिए और फिर छोटे छोटे फिगर वाले 2 मिनट काम है। अनंत, समतल पर रेखाखंड पर रे पर, सब जितने भी लिखे हैं सब पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, सभी पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाए तो उसको डिफाइन ना किया जा सके, ये नहीं कहते कि कुछ बच्चे एक्सप्लेन करते हैं, 1 मिनट सामने देखिए, कुछ लोग एक्सप्लेन करेंगे कि नहीं ऐसे कैसे, लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट तो 5 सेंटीमीटर, उसमें कुछ तो होगा, 10 लाख 10 लाख 50 लाख 2 करोड़, कुछ बिंदु तो होंगे। नहीं, जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होने लगे, जैसे एक सरल बात है, मैं कह दूं आपसे कि ये जगह है 10 सेंटीमीटर, तो सामने देखेंगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखने से कुछ नहीं आएगा, समझने से हमेशा दिमाग में रहेंगी जीवन भर। ये 10 सेंटीमीटर जगह है, आपसे कहा गया कि एक काम करो 2-2 सेंटीमीटर के कट मार लो, तो अगर आपने 2-2 सेंटीमीटर कट मारे तो आप कहोगे बताओ कितने कट, तो आप कहोगे n बराबर 10/2, मतलब ये तो मैं मतलब फिजिकली दिखा रहा हूं आपको, तो ये आपका हो गया 5 कट, मतलब 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमने कहा ठीक तो लग रहा है, फिर देखो, फिर हमने कहा थोड़ी देर बाद कि काम करो कि ये हमारी 10 सेंटीमीटर जगह, हमने आपने कहा, हमने कहा है कोई डिफाइंड लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई, तो काम करो इस बार 1-1 सेंटीमीटर कट लगाओ, तो आप कहोगे इस बार जो कट्स की संख्या होगी, जो पार्ट्स बनेंगे वो 10 बनेंगे। हमने बात सही, तो आप सही कह रहे हो। हमने काम करो इस बार और छोटे कर दो, 0.5 के कर दो, तो आपने भैया फिर 20 बन जाएंगे। फिर हमने काम करो और छोटे कर दो, तो आपने कहा कि अगर कितने छोटे कर दो, तो मैं कह रहा हूँ 0.1 के कर दो, तो आपने भैया फिर तो 100 कट बनाए, 100 भाग बन जाएंगे। ठीक, फिर हमने थोड़ी देर बाद काम करो कि 0.000001 कर दो, तो आपने कहा ये बहुत ज्यादा आ जाएगा, 10,000 से ऊपर चला जाएगा। तो हमने काम करो इस बार जो कट्स लगाओ वो उसमें जो वैल्यू हो, जो ये पार्ट हो, वो टेंस टू 0 कर दो, लगभग ना के बराबर। इतने छोटे कि लगभग ना के बराबर, बताओ कितने हिस्से बनेंगे? इनफाइनाइट। बात समझ गए? तो इसलिए जब कोई चीज बहुत छोटी होगी तो उसकी संख्या पता ही नहीं कितनी ज्यादा होगी। जब आप डिवाइड करने वाला पार्ट टेंस टू 0 मतलब जो आप सोच सकते हैं 0 लगभग, मतलब हमने जितना छोटा हम सोच सकते हैं उतना छोटा हम सोचे, 0.000000000.1। तो जब हम टेंस टू 0 वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो संख्या
इनफाइनाइट हो जाएगी, चाहे न्यूमिनेटर कितना भी छोटा हो, भले आप 1 को डिवाइड क्यों ना कर रहे हो, 1 अपॉन टेंस टू 0, 0 के लगभग बराबर वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट अनंत के बराबर आएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसीलिए कभी भी इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर रेखा पर अनंत बिंदु हैं तो रेखाखंड तो छोटा होता है, उससे कुछ तो बिंदु होंगे। नहीं, वो कितना भी छोटा हो, अंश कितना भी छोटा हो जाए, जब भाग जिससे आप बांट रहे हैं उसको टेंस टू 0 कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा इनफिनाइट के बराबर ही चले जाएंगे। ठीक, तो ये आपकी बात हो गई। तो लाइन, रेखा, बिंदु जो है, रेखा पर, लाइन सेगमेंट पर, रे पर, प्लेन पर, सभी पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती। पॉइंट डाल के ऐसे दिमाग में रखिए, चाहे तो वो नोट भी कर लीजिएगा। ज्योमेट्री में डिस्कशन थोड़े बड़े बड़े होते हैं, मतलब जैसे छोटी सी बात है तो 5-5 मिनट में लगातार बोलता रहूंगा, है ना, तो इसलिए बड़ा पार्ट है और टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे क्लास का टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं, अगर किसी को भी 15 मिनट बढ़ाते हैं फिर और बढ़ा लेंगे, किसी को आने में कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग 3:45 पे क्लास स्टार्ट कर लें कल से। किसी कोई समस्या? क्योंकि आगे आगे की क्लास होती तो आगे तो बढ़ा नहीं सकते, इधर ही बढ़ाना पड़ेगा, तो 3:45 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कल से और ये लगातार चलता रहेगा। और फिर जैसे लगेगा कि नहीं अब आप डिस्कशन में पहुंच गए हैं तो वहाँ आप समय की उतनी पर्याप्त जरूरत है तो उसको समय फिर स्विच आ जाएगा। वैसे 3:45 फिक्स रखिए एक लंबे समय तक, तो ज्योमेट्री को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता रहेगा तो हम बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नहीं तो पता है पूरी क्लास ओवर हो गई, 4 पॉइंट डिस्कस हुए, है ना, तो फिर वो कुछ समय बाद बोझिल लगने लगेगा, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, जल्दी हो जाएगा। 3:45 कल से। हो गया? अब देखो, रे के बाद अगला जो हमारा फिगर आता है, अगली बात आती है वो है एंगल। अर्थात कोण। एंगल या कोण के बारे में अगर सोचा जाए तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो, जब रे ऑरिजिनेशन एक जगह से हो तो कोण बनता है। जैसे एक ऑरिजिन पॉइंट हो गया, यहां से 2 रे एटलीस्ट निकल जाए, ठीक है, तो ये जो फिगर बनता है इसको कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये जो फिगर बनता है इसको हम कोण या एंगल कहते हैं। ये बिंदु जो है वो आपका वर्टेक्स ईड्स, और ये मान लो ए और बी, तो ओ ए वैसे तो इनफाइनाइट तक एरो लगा हुआ है, कहीं तक चला जाए, लेकिन फिर भी नाम रखने के लिए कहीं पर एक पॉइंट मार्क किया जाए, एक पॉइंट का नाम रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में ओ ए एंड ओ बी आर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ द एंगल। तो यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो ओ ए और ओबी जो है वो आपकी जो कोण है उसकी क्या है, भुजाएं हैं, आर्म्स है। नेमिंग करते समय, नाम रखते समय, जब एंगल को बोला जाएगा तो जैसे रेखा को जब हम डिनोट करते हैं तो लाइन को डिनोट करते समय स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे लाइन एल तो कैपिटल एल नहीं लिखेंगे, स्मॉल एल लिखेंगे। पॉइंट को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल से मतलब डिनोट करते हैं, कैपिटल ए बी सी जो भी है, जो पॉइंट, जैसे ये ए और बी पॉइंट है इसलिए कैपिटल ए कैपिटल बी लिखा गया है। जब लाइन होगी तो लाइन की को हम इनफाइनाइट लेंथ, उसकी लेंथ तो डिवाइड होगी तो स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक। इसी तरह से जब एंगल होगा तो उसका नाम कैसे लिखा जाए, तो नाम लिखने के 2 तरीके होंगे, एंगल का साइन ए ओ बी या फिर पी ओ ए। अब किसी को लग रहा हो ये भी सिखाया जा रहा है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, बस आपसे रिवाइज करते रहना। बात तो हमारी छोटी से छोटी चीज पे कर लेंगे, आप कितना दिमाग रिवाइज कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमने बिंदु से स्टार्ट किया है,
चाहे तुम सीधे थ्योरम्स पे लिखते, लेकिन नहीं, वो छोटी बात पे भी प्रश्न बनता है तो उस पर भी मैं लिखा दूंगा, आपका काम सिर्फ रिवाइज करते रहना है, ठीक। तो AOB या BOA, सरल भाषा में जिस एंगल का नाम लिखा जाएगा उसमें जो वर्टेक्स होगा वो यहां पर बीच में दिखाई देगा, बस। बाकी चाहे इधर से उधर कहो, उधर से इधर कहो, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसका जो वर्टेक्स होगा वो एक्स में बीच में दिखाई देगा। क्लियर? इन दोनों के बीच की जो आर्म्स के बीच की एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी, उसका कोणीय मान कहलाता है। तो यहीं पर कोणीय मान की बात समझ लेते हैं, फिर एंगल के टाइप और आगे सारी चीजें समझेंगे। कोणीय मान, एंगुलर वैल्यू, एंगुलर वैल्यू किरणों के बीच की कोणीय दूरी को एंगुलर वैल्यू कहते हैं। अभी काउंट कैसे करते हैं वो आप समझने का प्रयास करिए। जैसे ये कितनी एंगुलर डिस्टेंस है, कैसे काउंट किया जाए, बड़ा सरल है। ओ को सेंटर मानो, मान लो अगर हमें एंगुलर डिस्टेंस काउंट करनी कि कितनी है, ओ को सेंटर मान लो, वर्टेक्स को क्या मान लो, सेंटर। 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा लो, ठीक है, और यहां से चाप लगा लो 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और ये मान लो आपका x सेंटीमीटर आए और ये आपने 1 सेंटीमीटर लिया हो, तो ये जितनी लंबाई का चाप होगा वही कोणीय दूरी कहलाएगी रेडियन में। चले जाओ ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का नियम आता है। तो चाप की लंबाई, त्रिज्या तो हमने 1 ले ली, तो त्रिज्या का जो जो कोण चाप की लंबाई होगी वही आपका एंगुलर डिस्टेंस बन जाएगी, और ये हमेशा रेडियन में आपके सामने आएगी, दैट विल बी इन द रेडियन, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो ये आपको लिखेंगे थीटा बराबर, थीटा से नॉर्मली डिनोट करते हैं x/1 रेडियन, ठीक। ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का जो सिस्टम है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाया है। ज्योमेट्री में जितना जरूरत है उतना सिखाते रहेंगे, वो अपने आप आता जाएगा। रेडियन को डिग्री और रेंज में बदलने वाली बात वहां आती है। तो ये कोणीय मान, कोणीय मान काउंट करने के लिए इसको सेंटर मानते हो, 1 सेंटीमीटर रेडियस, आर्क लगाओ, आर्क की लंबाई ही कोणीय मान होती है, क्योंकि रेडियस को हमने 1 ले लिया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर रेडियस से लेने पर जो x है वही आपका क्या है, कोणीय मान है, जिसके अलग अलग मीजर्स हैं। जैसे मान लो रेडियन को हम डिग्री में बदलें तो 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री को रेडियन बदलें तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करते हैं। वो प्रश्न आएंगे, कहीं जरूरत पड़ी तो आप बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये कोण हो गया। इसके बाद आ जाएंगे कोणों के प्रकार। तो कोण हेडिंग डालिए, लिखिए पहले 1-2 लाइनें। जब दो किरणों का उद्गमन, जब दो किरणों का उद्गमन, when two rays originates, when two rays originates from a point, जब दो किरणों का उद्गमन एक ही बिंदु से हो, when two rays originates from a point, when two rays originates from a point, then a angle is formed, then a angle is formed, तब एक कोण का निर्माण होता है। when two rays originates from a point, then a angle is formed, तब एक कोण का निर्माण होता है। किरणों के बीच की कोणीय दूरी को कोण का कोणीय मान कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द रेज, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द रेज, किरणों के बीच की कोणीय दूरी को कोण का कोणीय मान कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द रेज इज नोन एज एंगुलर वैल्यू ऑफ द एंगल, एंगुलर वैल्यू ऑफ द एंगल। किरणों के बीच की कोणीय दूरी को कोण का कोणीय मान कहते हैं, कोण का कोणीय मान कहते हैं। कोणीय मान ज्ञात करने के लिए शीर्ष से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक यूनिट त्रिज्या लेकर चाप लगाते हैं। चाप की लंबाई ही कोणीय मान होती है। क्यों होती है वो मैं आपको बता चुका हूं। टू मेजर एंगुलर वैल्यू, we draw a arc assuming vertex as center with 1 unit radius,
assuming vertex as radius with 1 unit radius, we draw a arc assuming vertex as radius with 1 unit radius. ठीक, फुल स्टॉप. तो ये हो गई सारी बातें, ये छोटा सा पॉइंट बना फिर और आगे बढ़ते. हो गया. चलिए, टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार. कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल. ध्यान देंगे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर, उनके बनने के आधार पर. तो जब एंगुलर वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके बिहार पर उनके मेजरमेंट मार्क किए गए हैं. और बड़ी सरलता से अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि रेज का निर्माण कुछ ऐसे हुआ हो, ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ऑरिजिन तो सेम है लेकिन डायरेक्शन भी सेम हो गई, सेम डायरेक्शन, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच की कोई एंगुलर वैल्यू होगी ही नहीं. तो ऐसी स्थिति में थीटा जो होगा, जो एंगल बनेगा वो आपका 0 डिग्री का बनेगा और इसको जीरो एंगल शून्य कोण कहा जाएगा. दूसरा, अगर ऑरिजिन एक ही जगह से हो, डायरेक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन ये जो एंगुलर वैल्यू जब डिग्री में निकाली जाए तो आपकी 0 से बड़ी हो लेकिन लेस देन 90 डिग्री हो, तो ऐसी कंडीशन में ये एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहा जाएगा. न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहा जाएगा जब ऑरिजिनेशन इतना हो जाए कि एक दूसरे पर इस तरह दिखाई दें. तो ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, मतलब जो थीटा है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाए, जो सर्कल के चौथाई हिस्से को डिनोट करेगा. तो ऐसी स्थिति में ये बनने वाला एंगल राइट एंगल या समकोण कहलाएगा. ये जो बनने वाला एंगल है वो राइट एंगल या समकोण कहलाएगा. ऐसी स्थिति में थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं ध्यान से. अगर थीटा का मान ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री पाया जाए तो स्थिति कुछ इस तरह बनती नजर आएगी. और तब हम इसे एक ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण कहेंगे.
अगर एंगल का मान, थीटा का मान 180 के इक्विवेलेंट हो जाए तो ये जो स्थिति होगी ये ऐसी होगी कि ऑरिजिन सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। तो ऐसी स्थिति में इसे रिज कोण, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसे रिज कोण या स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अगर थीटा का मान ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 नजर आए तो स्थिति कुछ ऐसी नजर आएगी कि ये वाले एंगल की आप बात कर रहे हो, तो इसे हम रेफ्लेक्स एंगल बृहद कोण कहेंगे। रेफ्लेक्स एंगल के केस में ये याद रखिएगा कि जब तक रेफ्लेक्स वर्ड का यूज ना हो तब तक रेफ्लेक्स नहीं का मार्क करेंगे। कैसे? ए ओ बी, ये भी तो ए ओ बी है, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन में आप कभी कंफ्यूज ना हो कि ए ओ बी नाम तो दोनों का एक ही होता है, जब तक रेफ्लेक्स वर्ड का यूज ना आ जाए, बृहत वर्ड का यूज ना आ जाए, तब तक आप ए ओ बी का मतलब यही समझेंगे, ठीक है। और अगर रेफ्लेक्स वर्ड का यूज आ जाए, रेफ्लेक्स वर्ड कह दे रेफ्लेक्स है वो भी, तो इसका मतलब फिर किसी भी स्थिति में वो 180 से कम वाला मार्क नहीं किया जाएगा, हमेशा 180 से ऊपर वाला ही मार्क किया जाएगा। क्लियर? इसीलिए कभी कभी याद हो जब वो मार्क तो कर फाइंड एंगल है वो भी हमने फाइंड किया और फाइंड करने के बाद हमने पाया 110 डिग्री और फिर ढूंढा तो 110 डिग्री ऑप्शन में नहीं है और फिर हमने देखा कि जो है 250 डिग्री ऑप्शन में है, लगा दो। हमने कहा इसका मतलब वो रेफ्लेक्स वाले की बात कर रहा है, कहा नहीं है, ऑप्शन में 110 नहीं दे रहा। तो इस तरह की कोई स्थिति बने तभी रेफ्लेक्स मार्क किया जाएगा। 110 और 250 दोनों ऑप्शन में होंगे तो 110 को ही मार्क किया जाएगा जब तक वो रेफ्लेक्स नहीं कहेगा, ठीक। मतलब ऑप्ट्यूज के लिए कुछ कहना जरूरी नहीं, रेफ्लेक्स के लिए रेफ्लेक्स कहना जरूरी है, या फिर ऑप्शन में ऑप्ट्यूज वाला दो ही ना, तो हम अपना लगा देंगे ऑप्ट्यूज एक्यूट जो उधर बनेगा। भाई एक तरफ अगर आपका एंगल एक्यूट बनेगा तभी तो दूसरी तरफ रेफ्लेक्स बनेगा, हर स्थिति में रेफ्लेक्स बनता। देखो यहां रेफ्लेक्स बनेगा, यहां छोड़कर, यहां पे रेफ्लेक्स यहां छोड़कर, क्योंकि यहां ये स्टेट, इधर भी स्टेट उधर भी स्टेट। तो जब तक रेफ्लेक्स की बात कहेगा नहीं तब तक हम रेफ्लेक्स को किसी भी स्थिति में मार्क नहीं करेंगे। वो छोटी छोटी बातें जो ऑप्शन मार्क करते समय आपको कंफ्यूज करती हैं कि 110 डिग्री आ रहा है वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो 250 कैसे लगा दें, तो रेफ्लेक्स अवेलेबल नहीं है, एंगल है वो 110 होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं, तो विकल्प क्या है आपका? उस नाम के साथ दूसरा जो एंगल है वो उसी का रिफ्लेक्स होता है। नहीं समझे? उसके बाद सिंपली कोई ऐसी स्थिति बने कि थीटा 360 के बराबर हो जाए। ये तब होगा जब आपकी डायरेक्शन देखने में तो ऐसी लगेगी लेकिन बात आप इसकी कर रहे होंगे, जीरो एंगल और इसमें ये अंतर है, इसमें बीच की बात कर रहे होते, इधर इधर की बात कर, मतलब ऐसे बढ़ाते हुए मिला दिया, रिफ्लेक्स बड़े होते होते 360 की टेंस टू चला गया। तो ऐसी स्थिति में इसे हम पूर्ण कोण, होल एंगल कहते हैं, ठीक। ये नेमिंग के आधार पर उनके मतलब वैल्यू के आधार पर उनके नाम होते हैं, एंगल के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीजर, उनके मीजर डिग्री के अकॉर्डिंग देखे जाए तो उनके आने वाले नाम है, बस ऐसे लिख लीजिए।
बना लिया। इसके बाद अगली टाइप आते हैं उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कोई दो एंगल हो, उनका सम कहीं भी बन रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एक साथ भी बन सकते हैं, अलग अलग भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप ये पाएं कि उनका जो सम हो वो आपका 90 डिग्री पाया जाए। इसकी एंगुलर वैल्यू, इसकी एंगुलर वैल्यू, एंगल एबीसी की जो वैल्यू हो वो और एंगल डीईएफ की जो वैल्यू हो वो, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री पाया जाए, समकोण पाया जाए, तो ऐसी स्थिति में इन एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण कहते हैं। अगर दो एंगल बने ए ओ बी और डी एम एफ, और आप ये पाएं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी एम एफ का सम हो वो आपका 180 डिग्री के इक्विवेलेंट हो, तो ऐसी स्थिति में जो इन एंगल को कहा जाएगा वो कहा जाएगा ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स अर्थात समपूरक कोण। ठीक, तो एंगल्स का सम अगर 190 के बराबर हो जाए तो ऐसे दो कोणों को एक जो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अगर एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए तो ऐसे दो कोणों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, समपूरक होते हैं। जैसे अगर थीटा 1 आपका 60 डिग्री हो, 61 डिग्री हो, और थीटा 2 आपका 29 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा, तो हम ये कह पाएंगे कि थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक हैं। इस पे रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है कि भाई हम आपको जो है एंगल एम बराबर मान लो 57 डिग्री दे रहे हैं, तो एंगल एम का पूरक कोण ज्ञात करो, तो आप कहेंगे 90 डिग्री माइनस एंगल एम, तो 90 डिग्री माइनस 57 बराबर 33 डिग्री। बाकी इस पे क्वेश्चंस इस पे या उस पे बन सकते हैं। जब एंगल का सम एम बराबर मान लो 57 डिग्री है और एंगल एन जो है वो आपका 123 डिग्री पाया गया, तो ऐसी स्थिति में चूंकि एंगल एम प्लस एंगल एन का सम हमने चेक किया 180 पाया गया, इसलिए एंगल एम और एन एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं, एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाएंगे। समझ आ रही? बड़ी सरल बातें। तो एंगल का सम 90 डिग्री तो पूरक कोण 180 डिग्री तो समपूरक कोण, इस पे प्रश्न बनते हैं। ठीक, होता ही है कि जब क्वेश्चन बहुत सरल पूछना होगा तो समपूरक पूरक पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो, जब क्वेश्चन बहुत इजी पूछना हो, टफ पूछना हो, तो एक बड़ी सी थ्योरम से घुमाओ, और घुमाने के बाद बताओ कि जो थीटा 1 आएगा वो एंगल नहीं चाहिए हमें, उसका पूरक बताओ। तो पूरक वाली बात हमें पता थी, बाकी थ्योरम पता थी, तो वो क्वेश्चन अपने आप में था, लेकिन पूरक की बात भी उसने साथ में उलझा दी। ठीक, तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हर छोटी छोटी चीज पे क्वेश्चन मिलाकर या इंडिविजुअली बनते हैं, जैसा कि हमने क्लास के शुरुआत में कहा आपसे। क्लियर है? तो लिखें सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एक ही हेडिंग डालेंगे, अलग अलग नहीं। पूरक और समपूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक एंड समपूरक कोण। दो ऐसे कोण जिनका योग, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो, such two angles whose sum is 90 डिग्री known as complementary angles। दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो, पूरक कोण कहे जाते हैं, कहलाते हैं, known as complementary angles। नेक्स्ट लाइन, दो ऐसे कोण जिनका योग, दो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश हो, such two angles whose sum is 180 डिग्री known as सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो ऐसे कोण जिनका योग
180 डिग्री हो को सप्लीमेंट्री एंगल्स समपूरक कोण कहते हैं। बस डैश करके ये बना लीजिए, बीच में पेज में लाइन खींच के आधे आधे में बना लीजिएगा तो हमेशा एक साथ दिखाई देगा, उसी में मतलब उसी के नीचे। हो गया। अब एक एक करके लिखते जाएंगे। आसन्न कोण समझे, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण क्या है, ध्यान दें। जब दोनों दो कोणों का निर्माण इस तरह हो कि उनका वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो, साथ ही साथ नॉन कॉमन आर्म के आइदर साइड हो, ऐसे कोणों को एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे ये आपका मान लो ए है, ये आपका ओ है, ये आपका बी है। कुछ ऐसी स्थिति बने कि एक मान लो ये आपकी रे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके दो एंगल दिखाई देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये दोनों आसन्न कोण होंगे, एंगल एओसी एंड एंगल सीओबी आर एडजेसेंट, आसन्न कोण है। क्या कहना होता है, वर्टेक्स कॉमन, दो एंगल ऐसे बने कि उनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दो एंगल ऐसे बने जिनका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, पहली बात। एंड एक भुजा कॉमन हो, वन आर्म इज कॉमन, और जो बची हुई आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के इधर उधर हो। केवल वर्टेक्स और आर्म कॉमन होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वर्टेक्स और कॉमन आर्म से केस चलता तो एंगल एओबी और एंगल सीओबी भी एडजेसेंट कहलाते। एंगल एओबी और एंगल सीओबी में भी ओबी कॉमन है और वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन इनको एडजेसेंट एंगल नहीं कहा जा सकता। एडजेसेंट एंगल कहने के लिए जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के इधर उधर होनी चाहिए, दे मस्ट बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म के इधर उधर होनी चाहिए। ऐसी बनने वाली आर्म्स को हम एडजेसेंट एंगल, ऐसे कोणों को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आसन्न कोण कहा जाता है। बात समझ में आ रही, बोलो बात क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या, लिखें। दो ऐसे कोण, दो ऐसे कोण, such two angles are known as adjacent angle
दो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहा जाएगा। सच टू एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। दो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहा जाएगा जिनमें शीर्ष उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो और कॉमा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है एंड द नॉन कॉमन आर्म्स एंड द नॉन कॉमन आर्म्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वह वे उभयनिष्ठ भुजा के इधर उधर होनी चाहिए। एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। बना लिया। अब देखिए आगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो तब बनते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। When two lines intersects each other at a point, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ऐसी स्थिति में जो आपके इस एंगल्स का निर्माण होता है उन्हें हम वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि यहां पर देखा जाए, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। अगर हम इनके मार्क पॉइंट कर लें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का निर्माण सिर्फ तब होगा जब वो एक दूसरे, जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में प्रतिच्छेद करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। नियम बस इतना कि इनकी फॉर्मेशन क्लियर करती है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एंगल जो आपका AOB होगा वो इक्वल होगा एंगल COD के, और एंगल जो आपका AOC होगा वो इक्वल होगा एंगल BOD के। एंगल जो AOC होगा वो BOD के, AOB जो होगा वो COD के, आपस में बराबर होगा। इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, समस्या, कोई डाउट?
तो ये हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोणों की स्थितियां। ठीक, तो बस एक लाइन लिख लीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, when two straight lines when two straight lines intersects each other, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख को कोणों का निर्माण होता है। तो शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है। बना लीजिए, when two straight lines intersect each other then the vertically opposite angle are formed। हो गया नोट? देखिए आगे, अब अगर पैरेलल लाइंस का केस आ जाए, एक एक लाइन पे जो जो बन सकता है वो सब बन गया, तो कुछ क्वेश्चंस अभी शुरुआत में, बाकी ये सब बाद में बेसिक का पार्ट बन जाता है। तो अल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी केस आता है। ये क्या होता है जरा समझें। जैसे अगर आपकी टू पैरेलल लाइंस, इसको नाम से याद रखिएगा पूरे को, ट्रांसवर्स फॉर्मेशन। ठीक, कहीं बुक्स में भी लिखा दिखेगा, जब वो इस बात को रेफरेंस करेगा तो स्टैंडर्ड किताबों में इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी तो जिन चीजों का कोई आधार नहीं होता वो लोग अपना नाम रख देते हैं। नहीं समझे? मतलब कुछ मैथमेटिक्स की हर चीज की एक स्टैंडर्ड भाषा है, उसको वैसे ही रेफर किया जाएगा ताकि पढ़ते समय किसी को भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये दिक्कत ना हो कि लिखा क्या है, ये किस बात को रेफर करना चाह रहा है। इसलिए रेफरेंस के लिए भी स्टैंडर्ड शब्द है। ठीक है, तो अपना नाम नहीं दिया जाता वहां पे, लेकिन कुछ लोग अपना नाम दे देते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। फिलहाल ट्रांसवर्स फॉर्मेशन। ठीक, ट्रांसफर फॉर्मेशन क्या है? जब पैरेलल लाइंस, पैरेलल टू लाइंस और मोर लाइंस, दो से ज्यादा भी हो सकती, उनको एक तिर्यक रेखा काटे, इसका मतलब होता है तिर्यक, ट्रांसवर्स, ऐसे, तो एक फॉर्मेशन बनती है ये, इसी को ट्रांसवर्सल फॉर्मेशंस कहते हैं। दो से ज्यादा भी रेखाएं भी हो सकती हैं, बट दो के लिए एंगल्स का निर्माण होता है, दो के रेफरेंस में, और उससे ज्यादा हो जाएंगे तो सेगमेंट की बात आ जाती है, ट्रांसवर्स सेगमेंट की बात आती है, तो उस पर बात करेंगे। पहले मान ली दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो बाय द फॉर्मेशन रूल आप सिंपली कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा। सिद्ध भी किया जा सकता है, बट इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कह दूं मेरे दोनों हाथ एक जैसे होंगे, तो सिद्ध नहीं करने की आवश्यकता है, होते ही हैं, दिख रहा है मैं, बस उसी तरह समझिए सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, सिद्ध वो भी किया जाता है, बट उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आपको साफ साफ समझाएगा, ये इसके पैरेलल है, ये कट कर जैसा यहां बनेगा वैसा ही एंगल यहां बनेगा, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हों। ठीक, उसी तरह से नीचे वाले एंगल भी आपस में बराबर हों। इसी तरह से ये वाला एंगल अगर x डिग्री है, वैसे ही वर्टिकली अपोजिट से थीटा होगा, लेकिन आप इसको इसको देखिए तो ये भी अपने आप में x डिग्री ही होगा। ये वाला एंगल अगर आपका y डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी y डिग्री होगा बाय द फॉर्मेशन। ये कहलाते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण।
आर इक्वल टू ईच अदर। ईच अदर से मतलब जो जिसके करस्पॉन्डिंग है वो इसके बराबर होता है। ये इसके करस्पॉन्डिंग तो ये इसके इक्वल, ये इसके करस्पॉन्डिंग तो ये इसके इक्वल, ये इसके करस्पॉन्डिंग तो ये इसके इक्वल, ये इसके करस्पॉन्डिंग तो ये इसके इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, इसी तरह से इसी में दोबारा ऑब्जर्व करें, टू पैरेलल लाइंस, वही फिगर वही है, को इंटरसेक्ट किया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, कन्वर्स ऑफ दिस इज आल्सो करेक्ट। कन्वर्स इज आल्सो करेक्ट। लगभग मैथमेटिक्स में हर जगह कन्वर्स करेक्ट ही होता है। ठीक, कहीं नहीं होगा तो बता दिया जाए। कन्वर्स क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। कब? जब दोनों पैरेलल हो। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो? पहले समांतर क्या होती है बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कोई भी दो चीजें समांतर, जिनके बीच का अंतर हमेशा समान रहे, पैरेलल्स। ठीक है, जो ट्रेन की पटरियां या कोई भी ऐसी चीज जिनके बीच का अंतर समान रहता है, उसी को समांतर कहते हैं। इसी बनती समांतर श्रेणी। जब अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी बनती है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो कन्वर्स ऐसे करेक्ट कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल होंगी, पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगी। दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो लाइनें जा रही हैं, एक लाइन काटती है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल पाएगा तो हम कहेंगे ये तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में क्या रही हो? पैरेलल रही हो। दिस इज द कन्वर्स ऑफ दिस। ये इसका विलोम है। ये इसका क्या है? विलोम है। समझ में आया? अब आगे आ जाओ ऑल्टरनेट की स्थिति। जैसे ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला थीटा होगा। अब आप कहो कैसे? तो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। इसी तरह ये वाला अगर आपका पाई है तो ये वाला पाई होगा, ऐसे और ऐसे। ये कहलाते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। थीटा एंड फाई आर एक्सटीरियर, बहिष एकांतर कोण। करस्पॉन्डिंग हिंदी में कहते हैं संगत। बहिष एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण। ठीक, आपस में इक्वल होते हैं, आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद इंटीरियर ऑल्टरनेट। इंटीरियर ऑल्टरनेट कैसे? जैसे ये वाला एंगल को एक्स कहे तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। ये वाला एंगल को हम वाई कहें तो ये वाला एंगल भी वाई होगा। सही है? तो ऐसी स्थिति में ये आपका एक्स एंड वाई आर इंटीरियर ऑल्टरनेट, अंतः एकांतर। इंटीरियर अल्टरनेट, अंतः एकांतर। अंतः एकांतर आपस में बराबर और बहिष एकांतर आपस में बराबर होते हैं। ठीक, ये बहिष एकांतर। और बस कन्वर्स ऑफ दिस इज आल्सो करेक्ट। नहीं है समझ में? 2 पॉइंट हो गए ट्रांसवर्सल फॉर्मेशन में। पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कैसे बनते हैं सामने देखिए। ठीक, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट कैसे बनते हैं? इधर से इधर। इंटीरियर ऑल्टरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट कभी कभी जरूरत पड़ेगा। एक्चुअली जब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट का केस भी आता है तो हम उसको इंटीरियर बना लेते हैं, यहां से इसको यहां भेज देते हैं, यहां से इसको यहां भेज देते हैं, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए एक्सटीरियर ऑल्टरनेट का केस देखने को कम मिलता है। बट सच ये है कि अगर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट भी आप पकड़ने लगे तो एक स्टेप आपका बचेगा ना, कि बार बार पकड़ लिया है कि नहीं। तो ये जो अल्टरनेट की स्थिति हुई। अगली स्थिति देखें। दो पैरेलल लाइंस इस तरह जा रही हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक रेखा ने उन्हें काटा। यहां पर जो एंगल बना ये और ये, तो अगर देखा जाए इसको थीटा कहा जाए, इसको फाई कहा जाए, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। मतलब थीटा प्लस फाई बराबर 180, अंदर बनने वाले कोणों का योग। जैसे इसको अल्फा कहूं, इसको मैं बीटा कहूं, तो इनका जो सम है वो अल्फा प्लस बीटा, दैट विल बी आल्सो 180। इनको हम संगत अंतः कोण कहते हैं। करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट, संगत
अंतः कोण, को इंटीरियर का योग का सम 180 डिग्री होता है। अंदर बनने वाले दोनों कोण इस तरफ या इस तरफ, इन दोनों का योग या इन दोनों का योग हमेशा 180 होगा। ये भी तभी होगा जब लाइंस पैरेलल हो, तो कन्वर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। जो विलोम होगा वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। कि अगर को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री पाया गया, तो ये तभी पॉसिबल है जब लाइंस पैरेलल रही हों। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कभी नहीं होगा। क्लियर? बस ये है ट्रांसवर्सल फॉर्मेशन, 3 बिंदु, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एंड को इंटीरियर। हो गया ना ये?
हो गया इस बना लिया। चलो, तो ये एंगल्स का काम खत्म। एंड डालो ट्राइंगल्स। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन कोणों से बनने वाली आकृति को त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ट्राई एंगल्स। ठीक, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं, मतलब कुछ लिखा जाता है कुछ नहीं लिखा जाता। अब किसी चीज को लिखने की जरूरत है नहीं, आप उसको जबरदस्ती छाप रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक, फिर तो इसीलिए ज्योमेट्री बुकिश हो जाती है। जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो बुकिश हो जाती है, तब हम उसको सब कुछ लिखना चाहते हैं। सब कुछ नहीं लिखना है, वो लिखिए जो वास्तव में थ्योरम का रूल बनाती है। जो आपकी वर्बल चीजें हैं जो ऑलरेडी आती हैं तो उनको मत नोट करिए, समझने का प्रयास करिए। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, वो आपके सामने बन के तैयार हो। इस तरह की आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अब रूल नंबर 1, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री जिनको टफ लगे वो हर बात पे क्यों जोड़ दें, वाई। पूरी मैथमेटिक्स जिनको टफ लगे वो हर बात में वही जोड़ दें, वाई। और उसका आंसर ढूंढने में चाहे 1 घंटा लग जाए, बस ढूंढते रहो, सोचते रहो सोचते रहो, बस वो जैसे ही आंसर मिलने लगेगा वो बात कभी आपको डाउट नहीं करेगी। फिर अगली बार कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस उसके क्यों के रीजन में चले जाओ। और जिस एग्जाम को आपको देने जा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप एक्सप्लेन ना समझ पाए, है ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा एग्जाम्स में आ रहा होता है जिनके प्रूवमेंट्स हायर मैथमेटिक्स से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो हम उनके क्यों के जवाब में चले जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो तो और ऊपर की मैथमेटिक्स है। तो अभी तो हम उसके रिजल्ट को याद कर रहे थे और फिर उस क्यू में चले गए तो और हायर मैथमेटिक्स, जैसे मान लो सिद्ध करना है कि कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² होता है। अब उसके क्यू में मत जाना, क्योंकि वो फिर डायनामिक्स में जाना पड़ेगा, जो आपने 12th वगैरह बुक्स में यूज भी किया होगा, जो डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करके। ठीक है, तो अवकलन समाकलन, तो वहां से उसे दोता जाके। तो वो ऐसी कुछ चीजें भले ही है जिनको फैक्चुअली याद रखना पड़े क्योंकि वो आगे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ पीछे है। बाकी सब कुछ पीछे का ऑब्जर्वेशन है। तो ट्रायंगल के एंगल का सम 180 क्यों होता है, तो क्या हुआ, सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करना पड़ेगा तो इसमें टाइम लगेगा। मैंने अभी 2 मिनट पहले क्या कहा, क्यों ढूंढने में समय लगेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और वो परफेक्ट भी करेगा। ज्योमेट्री में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की इस बात की जरूरत है। कैसे, तो ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दी जाए, विच इज पैरेलल टू द बेस, जो कि बेस के कैसी हो, समांतर हो। अब इस एंगल को हम मान लो एंगल सी कहें और इस एंगल को एंगल बी कहें, तो अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि जब लाइंस पैरेलल हो, तिरछी रेखा काटे, तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। यहां वाले एंगल को ऑटोमेटिकली एंगल ए कहा जाएगा, इस बात में कोई डाउट। ये अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल और ये एंगल तो स्वयं ए है, सही है। और ये कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ऑन पॉइंट ए, जब हम इसमें ऑन पॉइंट ए जाएंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ऋजु कोण है। जब किसी लाइन पर किसी बिंदु के स्ट्रेट होने पर कोई एंगल बनेगा, तो चाहे इधर देख लो और चाहे आप इस तरफ देख लो, इस पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध हो गया, नहीं आया समझ में बात। दूसरा बिंदु, एक्सटीरियर एंगल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर बहिष कोण का मान
सम्मुख अंता कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान सम्मुख अंता कोणों के योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रायंगल में बहिष्कोण बनता कैसे, किसी ट्रायंगल में एग्जैक्टली कहीं भी कोई भी एंगल पे कंसंट्रेट करो, उस एंगल की एक वर्टेक्स को उल्टा बढ़ा दो, रिवर्स। जैसे ये एंगल है तो एक वर्टेक्स इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ा दो। किसी एक वर्टेक्स, किसी एक आर्म को वर्टेक्स से रिवर्स डायरेक्शन बढ़ा दो, बड़ी हो गई। ठीक, दूसरी आर्म के साथ जो एंगल बनेगा वो बहिष्कोण कहलाएगा। बस इतनी सी बात। एक्सटीरियर एंगल क्या है, किसी ट्रायंगल में उसमें एक आर्म को एक्सटेंड किया जाए और दूसरी आर्म के साथ जो एंगल बनाएगी वही बहिष्कोण है। क्लियर, इधर भी बढ़ाओगे तो इसके साथ बन जाएगा। फिलहाल ये एंगल का जो मान होता है वो आपका अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बताने की जरूरत नहीं क्यों। एंगल सी प्लस एंगल एसीडी, एसीडी का रेफरेंस, एसीडी से अर्थ बहिष्कोण का सम भी 180 होगा। क्यों, स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन होने पर आप सिंपली पाएंगे कि ये एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। बोलो सही है कि नहीं, कंफर्म। एंगल का सम 180, इंटीरियर एंगल का सम 180, वो आपको ऊपर बता दिया गया। जब एक लाइन को आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण और इसके बगल वाले एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एंगल में इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 होगा। तो बोलो ठीक। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब देखोगे दोनों बराबर करोगे तो सी सी कट जाएगा और एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी। एक स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये हम बराबर करके दिखाएं, फिर सी सी काट के दिखाएं, सी सी एलिमिनेट हो जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो एंगल ए सी डी की वैल्यू, ये बहिष्कोण का मान सम्मुख अंता कोणों के योग के बराबर हो। सम्मुख अंता कोण मतलब बगल वाला छोड़ दो, सामने जो दो एंगल बन रहे हैं उनके सम के बराबर होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बहिष्कोण का मान सम्मुख अंता कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, इसमें कुछ लिखने लायक लैंग्वेज नहीं, वो सब कुछ जो आपको नोट करना है वो सामने लिखा हुआ है, जल्दी से नोट करें। कोई डाउट हो?
हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में ऐसा कुछ नहीं कि हम एक टाइप का क्वेश्चन बताएं फिर आप उसको बनाएं, है ना, और फिर उसके डाउट पूछें, ऐसा नहीं। लाइन एंड एंगल्स की पहली एक्सरसाइज, पहले प्रश्न से आरंभ, जो आज सिखाया उतना ही है, लाइन एंड एंगल्स की पहले एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त है, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस आपके पास हैं उससे ऊपर के प्रश्न है ही नहीं, ठीक। तो आपका सिर्फ एक नियम है, जितने प्रश्न आपको बुकलेट में है उनको सॉल्व करना है, डाउट्स हैं एकदम बिल्कुल क्लियर करना है, एक छोटी छोटी बात आपको पूछनी है ना। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे प्रश्न नहीं उठाएंगे तो बड़े बड़े समस्याएं कतई मैं क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ट्रायंगल के एक बड़े से क्वेश्चन में लाइन एंड एंगल्स की बात पे डाउट आपको हो जाएगा तो लाइन फिर वो क्वेश्चन तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नियम ये है कि आपको लाइन एंड एंगल्स में एंगल बनाने वाली बात भी नहीं समझ में आए, इसलिए नेमिंग तक की बात की गई वो भी आप पूछें। यहां पर दूसरी स्थिति ये बनती कि हमारा एडवांस मैथमेटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे मतलब दो कैटेगरी के बच्चे क्लास में, एक तो जिनका मैथमेटिक्स ओवरऑल ठीक है, एक दूसरे जिनका अर्थमेटिक तो ठीक है लेकिन एडवांस मैथमेटिक्स में शुरू से, हाई स्कूल में भी हम इससे बचते ही थे, ठीक। और जिन कुछ लोगों का अर्थमेटिक स्ट्रांग हो और वीक हो और एडवांस स्ट्रांग न हो, ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, नहीं समझे मेरी बात, तो ऐसा प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है कि हमारा तो एडवांस मैथमेटिक्स में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक एक बात जो आज सिखाएगी उसको आप पकड़े और क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर छोटी छोटी बात पूछें, मैं क्लास में 15 क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप उस पर कितने भी क्वेश्चन कितनी बात पूछ सकते हैं, लेकिन शुरुआती 100 दिक्कतें पूछने के बाद 101वीं दिक्कत आपको होगी नहीं, आपकी हमारी कही गई बात आपको सीधे समझ में आ रही होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप वो सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स शुरू से हमको मजा नहीं आता था, है ना, तो ये वाली बात मान लीजिएगा, आपको अपने आप 2 हफ्ते बाद 1 हफ्ते बाद मजा आने लगेगा, फिर वो फिर लेयर बनती चली जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं, अभी रूट बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे 3:45, जरूरत पड़ेगी तो उसको और 15 मिनट पीछे किया जाएगा, ठीक। ज्योमेट्री के लिए इतना आपको करना है, क्योंकि ज्योमेट्री में क्लास में डिस्कशन में बहुत टाइम लगने वाला है। आप हो सकता है क्वेश्चन 50 अटेम्प्ट कर लें, क्लास में डिस्कशन करने में 50 में 2 घंटे लगे, है ना, तो आप अगले दिन क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप कल 3:45 है, फिर और जरूरत पड़ेगी तो और टाइम बढ़ा दिया जाएगा, फिर और 15 मिनट पीछे बुला लेंगे, ठीक। ओके, गुड कॉल।